नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा और हर एपिसोड में ये बात बता देता हूं कि हम लोग वैसे मेहमानों को अपने पास बुलाते हैं जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की उपलब्धियों को हासिल किए होते हैं और अपने राज्य के संघर्षों को स्वीकार करके अपने राज्य के लिए ही खेलते हैं। तो आज हमारे बीच है दरभंगा जिला से मशहूर शतरंज खिलाड़ी। हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, जो बातचीत के दरमियान हमें पता चलेगी। भूपनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू। भूपनाथ जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से और कैसे प्राप्त की आपने, और थोड़ा सा अपने वास्तविक, अपने व्यक्तिगत वास्तविक जीवन पर प्रकाश डालें। अम, हाँ, तो अगर मेरी पढ़ाई की बात की जाए तो मेरी स्टार्टिंग मिडिल क्लास स्कूल से हुई थी, जो कि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से मैं आता हूँ। तो मैंने मिडिल क्लास स्कूल से स्टार्ट किया और फिर आगे जाकर स्कूल से ही मेरी पढ़ाई चली। 8 9th के बाद फिर मैंने दूसरे स्कूल में चेंज किया, हाई स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया। तो मेरा ये बिहार बोर्ड से ही जनरली सारा पढ़ाई हुआ। तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, बोर्ड तक की पढ़ाई आपने बिहार बोर्ड से अपने घर जी पे रह के अपने गांव में रहकर किया। जी, बिहार बोर्ड से किया। उसके बाद आप शतरंज आप कब से खेलना शुरू किए? शतरंज में 2014 से स्टार्ट किया खेलना। बोर्ड के बाद या बोर्ड से पहले? आ, उस टाइम में अराउंड 7th या 8th में था, 7th में था मैं। ओके। तो कहाँ खेलते थे उस समय? तो उन दिनों सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो मैंने अपने बड़े भाई को देखा मोबाइल में खेलते हुए। उन मोबाइल दिनों में? चेस, दूरदर्शन? मोबाइल में चेस। ओके। हाँ, चेस फ्री करके जी एप्लीकेशन जी हुआ जी करता जी था। जी जी। हाँ हाँ। तो उसमें भैया खेला करते थे, लेवल 5 6 तक हरा देते थे, उसके आगे नहीं हराते थे। तो उन दिनों वहीं मुझे चेस के बारे में पता चला और मैंने भैया से फिर पूछा भी, और ये सब पीसेस के नाम वगैरह। तो ये सब मुझे वहीं से पता चला। और फिर बाद में जब मैं उस दिनों 6 या 7 में था, तो मुझे याद है कि मेरे जो सीनियर्स थे उस स्कूल में, ठीक है, वो चेस खेला करते थे उन दिनों। तो मैंने उनको कहा कि मुझे भी खेलने दो, मुझे भी रूल अब पता ही हो चुका था। तो हम्म। मैंने जब गेम स्टार्ट किया तो मैंने ऐसे E4 चला, सिंपल मूव चला। तो उन्होंने कहा, तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम तो एक ही चाल चल रहे हो। क्योंकि वो लोग 3 चाल खेलते थे, ओके। जो कि जनरली स्टार्ट होता था 3 चाल से। तो कहते थे हटो, तुमको खेलना नहीं आता। तो मैंने तो कहा मुझे तो आता है भाई, एक चाल ही चलते थे। तो फिर जाके मैंने भैया को भी वही उल्टी चेस सिखा दी कि 3 चाल चलते हैं, आपका ये मोबाइल में गलत चलता है। तो ऐसे मेरी चेस स्टार्ट हुई। फिर वहीं से मैंने चेस की बेसिक चीजें पता चली कि कैसे पीसेस चलते हैं, नाइट बिशप और ये सब। तो उन दिनों आप तो घोड़ा हाथी ऐसे याद रखते थे, नाइट बिशप तो नहीं मालूम था उसमें। पहली पहली प्रोफेशनल प्रतियोगिता कितने उम्र में आपने खेली? टूर्नामेंट, हाँ, जी। तो टूर्नामेंट मैं काफी लकी रहा कि एक प्रभात दास फाउंडेशन करके एक यहाँ पे संस्था है। वो चेस टूर्नामेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज करते थे, ऐसे लोकल टूर्नामेंट्स, डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके। तो वहीं से मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया। पहला टूर्नामेंट मुझे लगता है कि मैंने वही खेला था प्रभात दास में, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल रूल्स फॉलो किए गए थे, वो सारी चीज। तो उन दिनों में श्योर हो गया था कि नहीं, एक चाल। फर्स्ट मूव में 3 चांस नहीं चलते, एक ही चांस चलते हैं। हाँ, तो तो वो 2014 की बात थी। फर्स्ट टूर्नामेंट मैंने 2014 में स्टार्ट किया था। और उसके बाद स्टेट लेवल की प्रतियोगिताएं खेली आपने, फिर नेशनल में गए आप। नेशनल जी की जी ढेरों प्रतियोगिताएं आपने खेली, बिहार स्टेट के डिफरेंट ग्रुप्स को आपने, इवन सीनियर नेशनल भी आपने बिहार स्टेट का रिप्रेजेंट किया। तो जी। ये सारी चीजें आप, जब आप 3 चाल से एक चाल में गए, तो जाहिर सी बात है कि आप उस समय तक शतरंज की किताबों को नहीं जान रहे होंगे। जी जी, फिर मुझे आप, इनफैक्ट पता भी नहीं था कि किताबें भी होती हैं चेस में। तो ये जब आप नेशनल क्वालिफाई कर रहे थे लगातार, उस दरमियान जी। आपको किताब, उस समय भी आपने पढ़ा नहीं था किताब क्या, या उस समय तक आपको किताबों के बारे में पता था और कुछ कुछ किताब आप पढ़ चुके थे?
मुझे बुक्स और वीडियोस के बारे में स्टेट में ही पता चला, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट से ही मुझे पता चला कि चेस के बुक्स भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट तक तो मुझे नहीं और आप मालूम था कि क्वालिफाई कर जा रहे थे, आपको बुक के बारे में पता भी चल रहा था और आप उधर क्वालिफाई भी हो रहे थे। हाँ, ये बात है कि मैंने एक टूर्नामेंट वहाँ पे उन दिनों नेशनल प्रीमियर स्टेट प्रीमियर होता था। जी जी। तो हाँ, 2015 या 16 में, या 15 ही था शायद, हाँ 2015 में मैंने छपरा में क्वालिफाई किया था। तो वहाँ पे मेरा पोजीशन 8th आया था। उससे पहले एक सीनियर स्टेट होता था, उसके बाद फिर उसमें से 8 या 12 खिलाड़ी खेलते थे। तो वहाँ पे मैं छपरा में सेलेक्ट हुआ था 2015 में। तो वहाँ पे मेरी 8th पोजीशन आई थी। ऊपर के कुछ प्लेयर्स नहीं खेलने गए थे तो मुझे चांस मिला था। तो वहाँ पे जब मैं खेलने गया नेशनल्स में, तो नेशनल्स में वहाँ पे एक सौरभ रूप भैया हैं पटना के, उनके पास कुछ बुक्स थी। और वहीं से मुझे पता चला कि चेस में बुक्स भी होते हैं और ये सब चीजें होती हैं। मुझे नहीं, उन दिनों पता ही नहीं था कि चेस में बुक्स भी होते हैं। तो वो भैया साथ में लेके आते थे अपने बुक्स को, और वो ओपनिंग्स देखते थे और कुछ और भी चीजें देखते थे। तो कहने का मेरा इस बात पे इतना फोकस करने का मतलब ये है कि जो भी खिलाड़ी बिगनर, हमारे जो भी श्रोता या दर्शक है जो हमारे बिगनर खेल से जुड़ रहे हैं, अगर उनके अंदर प्राकृतिक रूप से चेस है, नेचुरली उनके अंदर चेस है, कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग है, रूल्स उनको पता है, तो स्टेट क्वालिफाई किया जा सकता है। जी जी, ये या ऐसा। मुझे लगता है कि नेचुरली चेस, अगर नेचुरली आप जितना खेलते हैं उतना आपका गेम ग्रो करता है। और मैं भी जब उस समय था, तो जिस समय जब मैं नेचुरली खेल रहा था तो मेरा पोजीशन अच्छा ग्रो किया। लेकिन बाद में फिर जितनी सी चीजें आपको पता चलती है उतनी कंफ्यूजन्स भी होती है आपको जी। चेस में। तो यही चीजें बाद में फिर जाके चेस कंप्यूटर्स आ गए फिर इन इन चीजों को, क्योंकि बिहार में आपके पास दो तीन चीजें प्रॉब्लम हुई थी कि स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं मेरी प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो मेरा चेस खेलना था। क्योंकि मैंने 13 या 14 के आसपास मैंने चेस स्टार्ट किया था, और मैं उसको निरंतर खेलता था, पर डे खेलता था, हमेशा हर दिन खेलते ही रहता था। एक दो दोस्त थे यहाँ पर, तो उनके पास बस चला जाया करता था खेलने। तो घर से बहुत ही उन दिनों फटकार पड़ती थी, पिटाई भी पड़ती थी कि कहाँ रहते हो, चेस खेलते हो। तो फैमिली सपोर्ट नहीं मुझे मिला शुरू से ही चेस को लेके, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि पढ़ाई में ही ज्यादा होता है, जो कि नेचुरल सी बात है, यहाँ पे लोग वैसे ही सोचते हैं। तो पढ़ाई में ही फोकस करने मेरे फैमिलीज बोलते थे। मुझे उतना चेस में नहीं इंटरेस्ट आ रहा था जब ये लोग इतना करते थे। जी, बहुत तो मैं। मतलब आर्थिक रूप से जो संघर्ष होता है, जो आर्थिक रूप से राइट। खिलाड़ियों के बीच में आता है, वो आपको कांटों की तरह बिछी मिली, क्योंकि आप जहाँ यस, बिलोंग कर रहे एग्जैक्टली। हैं, पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा फ्रेंड सर्किल नहीं है। तो 2015 में जब मैं सीनियर नेशनल खेलने गया था, तो उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं आपको बताऊं कि जब वहाँ पे ट्रेन का टिकट और ये चीजें, कुछ चीजें जो थी, सौरभ रूप भैया जो मैंने बात कही, उन्होंने अरेंज की थी। टूर्नामेंट्स के टिकट्स और ये सब चीजें सौरभ रूप भैया ने अरेंज की थी। बाद में मैं अपने भैया को फोन करके कहा कि मुझे उनको पैसे देने हैं, उन्होंने टिकट कराया है। तो फिर बाद में मैं अपने भैया से पैसे लेके उनको फिर रिटर्न किया। तो आर्थिक प्रॉब्लम्स थी, खासकर आर्थिक प्रॉब्लम्स थी, और सपोर्ट, लोग उतने जागरूक नहीं हैं अभी भी, मुझे लगता है कि उतने जागरूक नहीं है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेटर हुआ है। फैमिली समझते हैं कि चेस में फ्यूचर क्या है, और लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अपनी फैमिली की तरफ से उतनी नहीं मिल रही थी यही होता है, सपोर्ट। जो मिसाल बनते हैं उनके आगे संघर्ष ही होती है। तो आपने राइट। संघर्ष का सामना किया, तो आज आपको देख करके लोग चेस में इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, जब ये कर सकते हैं, जब भूतनाथ कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर ये अनुभूति जगेगी। इसके बाद जो आप ये संघर्ष का दौर रहा, अपनी कोचिंग का फील्ड चुना अपने, क्योंकि हर जो भी पढ़ाई भी करते हैं शहर में जाकर के गांव से, तो वो लोग भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ा करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स जिनके एलिजिबल होते हैं तो वो लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो हम एग्जैक्टली। लोगों के साथ, आपके साथ वैसा कोई व्यवस्था था नहीं। तो आपने फिर वो
कैसे मैनेज किया? फिर जब आपने चेस के संसाधनों को जाना, फिर आपको पता चला होगा कि नहीं ये करना जरूरी है, कंफ्यूजन है लेकिन करना तो है। तो हम्म। फिर उसके बाद सॉर्ट ऑफ ग्रुप तो हमेशा आपको काम नहीं आए होंगे। फिर हाँ आपने आपने फिर कैसे ट्यूशन पढ़ाई, कैसे कोचिंग फील्ड को ज्वाइन करा, फिर कैसे उसमें आगे बढ़े, कैसे स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट सबके पास बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट है, एक स्टूडेंट के पास कॉमनवेल्थ का मेडल है। जी, ये थोड़ा उपासना सा अग्रवाल। बताएं जी, ये थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने स्टार्ट 14 के आसपास किया, तो मेरा एज भी उस अराउंड 14 ही था, 14 या 13 रहा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्लेयर अच्छा बनना चाहता है अपने लाइफ में, या फिर इनफैक्ट या फिर चेस में जो बिगेस्ट टाइटल होता है ग्रैंड मास्टर अचीव करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसे अर्ली स्टार्ट करना होगा, अराउंड 7, अराउंड 6, जो कि अभी आप देखेंगे अगर ग्रैंड मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियन जो अभी के दौर में देखेंगे, तो उन्होंने चेस स्टार्ट किया बहुत पहले। तो उनको जब तक वो 20 के हुए तो उनके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी कि आपको कैसे आगे इम्प्रूव करना है, क्योंकि बच्चों में अगर आप 16-17 तक चल जाते तो आपको फ्यूचर के बारे में उतना सोचना नहीं होता है। तो जब मेरा एज अराउंड 20-21 के आसपास हुआ, तो फैमिलीज की तरफ से कहा गया कि तुम चेस में क्या कर रहे हो और अभी कितना अचीव किए हो, तुम्हें लगता है कि फ्यूचर तुम्हारा इसमें अच्छा है, तुम क्या कर सकते हो। तो वही सब चीज़ें आपको रोकती है फिर, क्योंकि आपकी एज होने लगती है तो आपको फिर सोचना होता है, और फैमिलीज के बारे में भी सोचना होता है। तो फिर वहाँ से मैंने कोचिंग स्टार्ट की, दिल्ली में मैंने कोचिंग करी, और वहाँ से फिर अर्निंग्स किए, और फिर जब मैंने स्टार्ट किया चेस कोचिंग, तो बहुत लोगों को मैं देखता था कि चेस कोचिंग करते हैं लेकिन वो उनके बच्चे इम्प्रूव नहीं करते हैं, ठीक है, और 5 से 6 महीने में वो छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने किया मुझे ऐसे कोचिंग नहीं करना है, मैं अगर कोचिंग करूंगा तो बच्चा इम्प्रूव होना चाहिए, वरना मैं बच्चे के पेरेंट्स के पास खुद जाके कह दूंगा कि मुझसे नहीं होगा, आप कोई दूसरा कोचिंग देख लो। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके आपके अपने प्रोफाइल के लिए, अपने इमेज के लिए। बहुत सारे कोचेस को मैं भी जानता हूँ जो बिहार से भी हैं, और बहुत सारे कोचेस हैं जो उतना अच्छा नहीं वहाँ पे करते हैं लेकिन फिर भी कोचिंग करते हैं, एक स्टूडेंट जाता है दूसरा स्टूडेंट आता है। तो क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि चेस को कैसे सिखाया जाए, तो मैंने इन चीज़ों पे अलग से एक कोर्स किया, वो एक स्टेप चेस सीरीज का कोर्स है। आप नेट पे भी देख सकते हैं, फिडे ट्रेनर के मैनुअल्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बच्चे को कैसे ट्रेन करें, क्योंकि जो चीजें आपको आती है जरूरी नहीं है आप बच्चों को इजीली सिखा जी देंगे वो चीजें। बच्चों को सिखाना और खेलना अलग चीज होता है। तो मैंने मैनुअल से स्टार्ट किया देखना कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट की, हर एक चीजें, पजल्स, टैक्टिक्स, ओपनिंग, क्या चीजें बतानी चाहिए और क्या चीजें नहीं बतानी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो यही सब चीजों के कारण मेरे स्टूडेंट्स अच्छे कर रहे हैं, और दिल्ली में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक जय पटेल है, वो अभी अंडर 14 में स्टेट चैंपियन हुआ है अभी फिलहाल में। तो कोचिंग में मेरा जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि मैंने उसमें स्टडीज़ भी करी है खुद से भी कि कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाए, और किस तरह से उसमें मटेरियल्स भी मैंने देखे और ये सब चीज़ें, तो ये इस कारण। भरत तिवारी अंडर 19 बॉयज स्टेट चैंपियन, जय पटेल अंडर 9 बॉयज स्टेट चैंपियन, उन दिनों अंडर 9 में थे, यस। तासा अग्रवाल अंडर 9 गर्ल स्टेट चैंपियन ब्रॉन्ज एंड मेडल, यस। कॉमनवेल्थ ब्रोंज मेडलिस्ट इन द अंडर 8 गर्ल्स कैटेगरी। तो ये एक लंबी फेहरिस्त है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये सभी स्टूडेंट को जो आपने टीच किया, सभी प्लेयर्स को जो आपने ट्रेंड किया, तो सबका अलग अलग फॉर्मेशन आप बना करके आप करते हैं, या कैसे आप सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं? एक 25 साल का है, एक 19 साल का है, एक 9 साल का है, आपको भी तो हैंडल करना होता होगा बहुत सारी एग्जैक्टली। चीजें। तो सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्लेयर्स को अगर आप ओपनिंग्स बताना स्टार्ट करते हैं जैसे, ठीक है, तो आप ओपनिंग्स अगर 7 वेरिएशन, 7 लाइन्स, 8 लाइन्स के वेरिएशन आप उनको बता रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ऐसे याद रखो ऐसे, तो वो आपको सही टेक्निक नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ें करता हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं स्टेप चेस सीरीज को फॉलो करता हूँ, और मैं फिडे मैनुअल्स को भी फॉलो करता हूँ। तो वहां से मैं बेसिक समझाता हूँ बच्चों को। तो बेसिक्स में जैसे होता है, जैसे डिफेंस हुआ, कोई पीस को डिफेंड करना है, तो जैसे पीस है तो उसको कैसे बचा सकते हैं, तो 4 तरीके जनरली बताए गए हैं। आप उस पीस को मूव कर लें,
दूसरा होता है आप उस पीस को दूसरे पीसेस से जोड़ दे दें, प्रोटेक्शन। तीसरा होता है उस पीसेस को आप काट ले, जो आपका अटैकर है उसको अगर काट सकते हैं तो डिफेंडिंग बाय कैप्चरिंग हो गया। चौथा होता है कि आप किसी पीस को बीच में ला लें, डिफेंडिंग बाय इंटरपोजिंग। तो मैंने फंडामेंटली स्टार्ट किया हर एक चीज, और मैंने फंडामेंटली स्टार्ट किया उन लोगों को भी जो अराउंड 20 ईयर्स हैं, लाइक 25 ईयर्स हैं, क्योंकि उनकी बेसिक्स नहीं अगर क्लियर हैं तो वो आगे नहीं अच्छा कर पाएंगे। तो बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फिर और संघर्षों और में और क्लियरिटी की ये बात एक है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इन चीजों की कोई नॉलेज नहीं जानकारी थी। नहीं। हाँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया तो देखते खेलते स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि चेस में आगे बढ़ने के लिए क्वालिटी कोचिंग भी इम्पोर्टेंट है। आप किससे सीखते हैं और जिनसे सीखते हैं उनको कितनी नॉलेज है, सिखाने के एक्सपीरियंस में, खेलने के एक्सपीरियंस में नहीं, सिखाने के एक्सपीरियंस में वो कितना जानते हैं, कितनी उनके पास डिग्रीज हैं। लाइक बहुत सारे प्लेयर्स फिडे कोचेस हैं, फिडे ट्रेनर्स हैं, तो वो लोग फिडे का पूरा कोर्स कर चुके हैं और ऐसा उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेनर के लिए कि वो कैसे आप सिखाते हैं लोगों को। तो ये चीज भी मेरे साथ एक कमी रही थी कि उन दिनों कोचेस तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता था, मुझे नहीं मिली कोचिंग चेस की। एक चीज मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एक चेस कोचिंग का एक फॉर्मेट होता है, आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता होगा, और फिर हम्म। आप जब एक खिलाड़ी के रूप में है तो आपको अपने लिए प्रिपरेशन करना है खेल के लिए। तो हम्म। ये कोचिंग वाले फील्ड का जो प्रिपरेशन है वो तो इसमें काम आ पाता है या नहीं, या थोड़ा बहुत काम आता है? बिल्कुल, बिल्कुल आता है, आता है। क्योंकि आप फंडामेंटल्स जब आप उसको सिखाएंगे, बेसिक्स सिखाएंगे, तो आपकी भी बेसिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि कोई फ्री पीस कैप्चर है या फिर लेट्स सपोज डबल अटैक है, तो मैं डबल अटैक चूंकि बच्चों को रेगुलरली सिखाता हूँ, तो मुझे टाइम प्रेसर्स में भी डबल अटैक बहुत जल्दी दिख जाते हैं, क्योंकि मैं उन चीजों को रिपीटेडली करता हूँ। तो रिपीट करने से सिखाने से आपका भी गेम बेहतर होता है। तो कोई जी, कोचिंग के फील्ड को एक्सेप्ट करते हुए भी खिलाड़ी बना जा सकता है। और ये राइट, आपने एग्जैक्टली। अभी तक जो हमने अपने दर्शकों, आपको हम लोग के माध्यम से जो बातचीत पता चली, उसमें जो शुरुआत हमारी हुई थी उसके बारे में पता नहीं चल पाई है अभी तक। तो अब हम लोग उस मैटर पे आते हैं। अभी हाल ही में भूपनाथ जी ने एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। मैं भूपनाथ जी के ही शब्दों में जानना चाहूंगा। भूपनाथ जी, आप उस प्रतियोगिता के बारे में बताएं और वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी जिंदगी भर, ये बताएं जरा। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा बेशक, क्योंकि मैंने अभी तक का हाईएस्ट अचीवमेंट मैं उसको मानता हूँ। तो मैं अगर स्टार्ट करूँ तो मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे बिहार में भी और मेरे दरभंगा में भी, कि अब तो तुम कोच बन गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं तुम प्राइज वगैरह जीतोगे। तो ये चीजें थी, लेकिन मैं अंदर से अपने आत्मविश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और अभी भी मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैंने टूर्नामेंट ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसमें एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने टूर्नामेंट नहीं खेला था। ऐसे दरभंगा में एक टूर्नामेंट हुआ था, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, वो मैंने खेला था, और उसके बाद ईस्ट जोन खेला था। लेकिन उसके पहले मैंने कोई भी रेटिंग टूर्नामेंट्स, हाँ, पटना में एक टूर्नामेंट खेला था। तो उसके बाद से कोई टूर्नामेंट्स नहीं खेला था, क्योंकि कोविड भी था उन दिनों, और कोई टूर्नामेंट्स, रेटिंग टूर्नामेंट्स तीन मैं चार साल का कोविड के गैप बाद, था, 3-4 साल का गैप हाँ, ये मेरा फर्स्ट रेडिंग टूर्नामेंट था कोविड के बाद। तो मैंने सोचा कि इसको लर्निंग एक्सपीरियंस, एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे खेलना चाहिए। और अभी तक मैंने कोविड के बाद क्या किया है, क्या अगर गेम में निखार आया और चेस कैसा हुआ है, ये चीजें मुझे देखने की एक अंदर से ललक थी कि लोग कितने इम्प्रूव हुए हैं, कैसे खेलते हैं। तो और मुझे इसके लिए बेशक मुझे भी तैयारी करनी थी, क्योंकि बहुत ही टफ टूर्नामेंट था। तो खासकर इस टूर्नामेंट के बारे में अगर मैं अपनी चैंपियनशिप के बारे में बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था मेरे लिए, मैंने जो कि चेस बेस के इंटरव्यू में भी बोला था, कि मैंने इंजन को अवॉइड किया था, जो कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। मैं इंजन को हमेशा यूज करता था, और
ये चीज मतलब एक बहुत सारे प्लेयर्स के साथ भी होगी, आपके व्यूअर्स भी होंगे जो बहुत जी लोग चेस इंजन्स को ज्यादा देखते होंगे और उनको एक एक तरह से एज ए आइडल मानते हैं कि हाँ मुझे इंजन की तरह खेलना है। तो ये चीजें मैंने अवॉइड की थी और मैंने अपने आपसे ये वादा किया था कि मुझे कुछ भी हो जाए इस महीने इंजन नहीं देखना है। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ 1 महीने पहले से मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि जो भी मैं गेम्स खेलूंगा chess.com पे खेलूं या कहीं भी खेलूं, मुझे वो खुद से देखने हैं और खुद से एनालाइज करने हैं। तो अपने आप से मैं वहाँ पे एक्यूरेट रहा, इसी कारण से मुझे लगता है कि मुझे वो चैंपियनशिप मिली और मैंने एग्जैक्टली वही वर्ड वहाँ पे चेस वेस इंटरव्यू में कहा। कैसे कैसे तैयारी किया फिर, किताबों के जरिए या फिर कैसे? आ, जैसा कि मैंने कहा कि टूर्नामेंट में बहुत सारी चीजें होती है, ओपनिंग्स आपको देखने होते हैं, टैक्टिक्स देखने होते हैं, मिडिल गेम्स देखने होते हैं। तो तैयारी के लिए मैंने यूसुपोव के बुक को पढ़ा था, बूस्ट ऑफ योर चेस के कुछ एक्सरसाइजेस मैंने किए थे। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके अगर आपकी वीकनेस मिडिल गेम है, आपकी वीकनेस लेट्स से एंड गेम है, तो आपके अपने वीकनेस के आधार पे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो उसमें से मैंने बहुत सारे चैप्टर्स फाइंड आउट किए कि मुझे ये चैप्टर्स करने हैं जहाँ पे मेरी वीकनेसेस हैं। तो वहां से मैंने स्टडी की यूसुपोव की बुक्स। और इसके अलावे इस प्रतियोगिता को तो आपने जीता ही, और हम्म। आपने पूरे बिहार राज्य का भी गर्व से हम्म। पूरा आपने फलीभूत किया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और सब लोग हम्म। आपको पसंद भी करते हैं, बिहार राज्य आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि आपने हम्म। जिन संघर्षों का सामना किया है शायद ही कोई लोग इतना संघर्ष करने के बाद और कोचिंग के फील्ड में इतना बेहतरीन कर ही रहा हो और खुद ब खुद भी विकसित हो रहा हो और अचीवमेंट दर अचीवमेंट ले रहा हो। ये चीज आपकी अभी यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में दिखी। आपने पहले यूनिवर्सिटी जीती, फिर उसके बाद ईस्ट जोन खेला, फिर वहां से क्वालिफाई किया, फिर आपने ऑल इंडिया गया। तो आप तो चलिए एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीज आपने अच्छा करा, कोचिंग करा, मेहनत करा, खुद को निखारा, बहुत सारा हम्म। निखार लाया खुद में। लेकिन बाकी जो आपकी टीम के मेंबर्स थे, वो हम्म। लोग तो इस तरीके से मेहनत आपकी तरह नहीं कर पाए थे। फिर कैसे उन हम्म। टीमों के बीच में सामंजस्य बनाना, उनको लेकर जाना, फिर कैसे ये सारा एक रोमांचक कहानी रहा होगा। बाकी जो कप्तान बनेंगे आगे यूनिवर्सिटी के, उन लोगों को भी शायद मददगार हो। तो इस जोन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक प्लेयर थे किशन कुमार, ओके। जो कि बेगूसराय से हैं और अभी हाल ही के स्टेट टूर्नामेंट में उन्होंने काफी जी जी अच्छा किया है, जी जी, बहुत अच्छा। सेकंड पोजीशन लाए। तो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था उस टूर्नामेंट में। और हमारे पास था कि दो प्लेयर्स थे 1700 और दो प्लेयर्स हमारे 1300 थे। तो हमने जो दो 1300 प्लेयर्स थे उनको मैंने कह दिया था कि आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, अगर 1800 का भी प्लेयर है, 2000 का भी प्लेयर है, आपको तुरंत गेम नहीं देनी है, कम से कम ड्रॉ के लिए आपको उस पर रोकना है। क्योंकि मैं श्योर हमेशा रहता था किशन कुमार को लेके, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं। तो वो हमेशा एक पॉइंट अपने टीम के लिए निकाल ही लेते थे। तो हमारा मैच जादवपुर के साथ हुआ था, हम हार गए थे, लेकिन उन्होंने उसमें कौस्तभ कुंडू जो कि अभी कोलकाता के प्लेयर हैं, अराउंड 2300 कुछ रेटिंग है, तो उनको उन्होंने हरा दिया था। तो जब सेकेंड ही राउंड या थर्ड राउंड में उनसे मैच पड़ा था, तो जब थर्ड राउंड में हमने उन्होंने हरा दिया था और मेरा गेम लॉस हो चुका था, थर्ड फोर्थ राउंड चल रहा था, तो फोर्थ बोर्ड चल रहा था, तो वहां पे सारे प्लेयर्स इकट्ठा हो गए थे जादवपुर के कि अगर वो गेम अगर वो प्लेयर हार जाता तो मैच ड्रॉ हो जाती, टीम की मैच ड्रॉ हो जाती। तो मैंने सोचा जादवपुर जैसे ऑल इंडिया चैंपियन को अगर हम लोग इतना ये अचंभित कर सकते हैं, तो हाँ, तो वहीं से मुझे मोटिवेशन प्राप्त हुआ, खासकर मुझे। फिर मैंने और प्लेयर्स को भी मोटिवेट किया और वो भी खुद ब खुद बहुत ही मोटिवेटेड थे कि अगर जादवपुर को हम लोग 2.5 पे रोक सकते हैं, 1.5 पॉइंट बना सकते हैं उनके अगेंस्ट, तो बेशक हम लोग और आगे टीम टीम। से अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, राइट। तो वहां से अच्छा खेले सभी लोग और फिर जाके ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किए। तो इसमें मेन सपोर्ट मैं कहूंगा किशन कुमार, जो उन टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे। ना, अभी आप दरभंगा में हैं अभी वर्तमान में? जी, अभी मैं दरभंगा अपने घर में हूँ। आपने इतना संघर्ष किया है, आप कोरोना के बाद से लगातार दरभंगा में हैं?
जी, कोरोना के बाद से मैं लगातार दरभंगा में, क्योंकि उन दिनों कोचिंग के लिए घर से बोला जाता था कि क्या आप कोचिंग करोगे, वहाँ तो बहुत लोग मर रहे हैं, तो जल्दी आओ, तो घर बुला लिया गया। अभी बहुत लोग गए हैं फिर वापस, क्योंकि ठीक हो गई है स्थिति। लेकिन मैं अभी यहीं पर। तो आप जी। यहाँ हैं, आप बिहार राज्य के संघर्ष को स्वीकार करके आगे बढ़े हैं, अब फिर से बिहार राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको हुँ। कभी कोई सपोर्ट के लिए, कोई समर्थन के लिए कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी को आना चाहिए आपके पास खुद से चल के, कि आपने इतना अच्छा गर्व अ, सम्मान दिया है? मुझे लगता है कि अभी फिर भी बहुत कम है। अगर आप इंडिया लेवल पे अगर बात करें, जैसे हम सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं, चेस बेस इंडिया की तरफ से एक होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो इन स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने 2000 रेटिंग करी है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँगा उनके स्टेट एसोसिएशंस का, कि स्टेट एसोसिएशंस वहाँ पे टूर्नामेंट्स रेगुलरली होते हैं और उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लेटफॉर्म मिलना। अगर मुझे प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिला होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके साथ बात कर रहा होता अभी। तो ये प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट है, टूर्नामेंट्स बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर बिहार में अगर आ जाता है तो बहुत ही प्लेयर्स को फायदा होगा इससे। कि इंडिया भारत के स्तर पे तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं देखने को मिल रही है, बहुत सारे अब शतरंज के लिए स्कोप खुल गए हैं, लेकिन बिहार कहीं ना हाँ, कहीं अभी भी। भारतीय स्तर पे, लेकिन वही है कि भारत अगर आप बाहर जाते हैं तो उसमें आपको चार्जेस भी ज्यादा होती है ना। आपको फिर ट्रैवल करना होता है वहाँ पे, वहाँ की फूडिंग्स, फिर आपको एक्स्ट्रा मतलब कि चार्जेस आपको पे करने होते हैं। अगर आप लेट्स सपोज कि मुजफ्फरपुर में कोई टूर्नामेंट, अगर रेटिंग टूर्नामेंट होता है, तो बिहार के प्लेयर्स उसमें इजीली खेल सकते हैं, और उनको कम खर्चे भी होंगे और अच्छे से वो टूर्नामेंट्स भी खेल लेंगे, जैसे पटना में हो टूर्नामेंट। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर बिहार के प्लेयर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। कहने का अर्थ है कि प्रशासनिक स्तर से अगर प्रयास किया जाए, जी, प्रतियोगिताएं तो हो अगर लाई सकता जाए है, तो बिहार में भी बहुत सारे टैलेंट हैं। यस, यस। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो प्रशासन बहुत हमारे सारे। प्रसारण को सुनते ही हैं, देखते ही हैं, तो प्रशासन से हम हाँ, लोग अपील करेंगे कि जी, और प्रशासन ये अब बहुत अच्छा स्टेप है आपके जरिए, जो ये आपने खेल की वकालत शुरू की है, मुझे लगता अभी है। आएंगे, उस पर भी आएंगे सर। हम लोग स्वार्थी हाँ होते जी, हाँ हैं जी। मीडिया वाले, तो वहां भी हम लोग आएंगे। हम दो जी, सवाल अब आपसे और करेंगे, ये थोड़ा सा जी, व्यक्तिगत ही होगा, लेकिन ये जनता की राय होती है। आप जी। अभी तक आपके हिसाब से आपने अचीवमेंट नहीं लिया है, लेकिन जब जब हमारी दृष्टिकोण से हमारी दृष्टि देखती है आपको एक बड़े हम्म, समूह के अलावे, तो हम्म। आप एक कहीं ना कहीं एक सितारा के रूप में दिख जाते हैं, और लोग इस चीज ओके, का थैंक सम्मान भी कर रहे यू। हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो आप कम से कम मुझे तीन लोगों का नाम बताएं जिससे आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन मिला, आपका सपोर्ट हुआ। मोटिवेशन सपोर्ट, मिला इन योर मीन्स की सपोर्ट, ओके, सपोर्ट। मोटिवेशन मीन सपोर्ट ही होता है सर, बिना सपोर्ट के मोटिवेशन कैसे होगा? नहीं, मोटिवेशंस लाइक आप मोटिवेशंस के बारे में बात करते हो, विश्वनाथन आनंद, तो उन्होंने तो जी मुझे जी, कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर भी हाँ। सपोर्ट आ जाता है ना। जी, उनका जी, उनके चेस का, गेम्स को उनका देख के। गेम आप देखिएगा। हाँ, तो सपोर्ट तो वही हो है। ही जाता है। जी जी तो अगर आप सपोर्ट लेवल पे, अगर मैं फंडामेंटल लेवल पे बात करूँ, तो जैसा कि मैंने बोला, प्रभात दास को मैं हमेशा फर्स्ट रखता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं और उनके टूर्नामेंट्स नहीं होते, तो बहुत ही मुश्किल होता मेरे लिए, पता भी नहीं क्योंकि चल पाता, इवेंट जानकारी भी नहीं होता, पता उम्र नहीं भी खत्म हो चल पाता, जाता है। टूर्नामेंट्स भी होता है, और बाहर जाने के लिए तो पेरेंट्स ही नहीं अलाउ करते। नहीं। घर में तो यहाँ खेल लेते थे, यहाँ से चले जाते थे, बोलते थे हाँ खेलने जाना है, एक दिन में आ जाएंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन आप लेट्स सपोज आपको पटना जाना है खेलने, और आपको चेस की कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो आपको घर से नहीं जाने देंगे लोग, बच्चे, अगर आप बहुत बच्चे हैं तो आपको नहीं उतना सपोर्ट मिलता है। तो प्रभात दास फाउंडेशन में हमेशा पहला। फर्स्ट में रखूंगा। जी जी। बहुत सारे लोग हैं उसमें, फिर जैसे दूसरा। मुकेश सर हैं, जी जी। राजकुमार गणेश सर। दूसरा दूसरा मैं अपने भैया को रखूंगा बेशक, क्योंकि उन्हीं उन्होंने के बहुत ऐप से सपोर्ट। आपने सीखा है? हाँ, उन्हीं की हेल्प से मैंने सीखा, और ऐप से। उन्होंने फिर मुझे ऐप से, और मोबाइल जी। उन्होंने इकोनॉमिकली भी मुझे बहुत हेल्प किया टूर्नामेंट्स में, ये यही जैसे कि। सपोर्ट, इसी सपोर्ट की मैं बात हाँ, कर रहा जी, जी। और तीसरा तीसरा में चेस प्लेयर्स जो भी हूँ। खेलते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बहुत हेल्प किए मुझे। यहाँ पे एक गणेश मंदिर है, यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ पे मैच होता है चेस के बारे में। तो
एक ही बोर्ड होता है, उस पे 10 आदमी होते हैं। ये खूबसूरती होती है यहाँ की। और 5 लोग एक तरफ से बताते हैं, 5 लोग एक तरफ से बताते हैं। जो बोर्ड पे खेल रहा होता है वो अपनी शतरंज। सभी की सुन के अपनी मूव चलता है। तो वो बहुत ही, कभी आप आएंगे दरभंगा तो मैं आपको ले बिल्कुल चलूंगा वहां बिल्कुल पे, बिल्कुल बहुत ही आएंगे, आपको। बिल्कुल आएंगे। और एक आखिरी सवाल हम अपने सारे मेहमानों से करते हैं, हमारे खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में बताएं सर कुछ। जी जी, खेल की वकालत के बारे में बहुत ही अच्छा स्टेप है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे यंग प्लेयर्स और गार्जियंस को खास करके पता चलेगा कि कैसे स्ट्रगल होती है प्लेयर्स को। और जो स्ट्रगल मैंने की, और जो मतलब आपने की और बहुत सारे प्लेयर्स ने की, वो स्ट्रगल आपके माध्यम से पता चलेगा कि लोगों को ना हो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी कोचिंग्स मैंने बताया, कोचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कोचेस, तो आपको पता होगा कि फंडामेंटली कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि आप स्टार्ट ही 5वें क्लास से करोगे तो फिर आपको फिर बाद में दिक्कत होगी आगे चल के। तो ये सब चीजें, और फिर बाद में जैसे जैसे मैंने इंजन्स के बारे में बताया, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं उनको इंजन्स की हेल्प बंद कर देनी चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि जब आप इंजन्स को ऑफ करते हो तभी आपका दिमाग ऑन होगा, वरना आपका दिमाग तो ऑफ ही रहेगा हमेशा। तो ये चीज मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम थी, तो मैंने इन चीजों को कम किया। और बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स साझा करते हैं, तो इससे बहुत सारी चीजें लोगों को हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू।